हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिक्स के फोल्डर स्ट्रक्चर और पाथ के बारे में। लेकिन मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। राइट, यहाँ पे मैंने एक पाथ और फोल्डर, उसके अंदर 3 फाइल्स बना रखे हैं। पहला है app.js, दूसरा है data.txt और तीसरा है हमारा readfile.js। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि app.js जो फाइल है वहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले तो मैंने रीड फाइल सिंक को इंपोर्ट किया हुआ है और उसके बाद रीड फाइल को रिक्वायर किया हुआ है यानी इंपोर्ट किया हुआ है। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीड फाइल सिंक जो है वो हमारा data.txt फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। राइट, जो कि हमारे सेम फोल्डर डायरेक्टरी में ही है। तो अगर मैं app.js को रन करूँ तो क्या ये प्रोग्राम रन होना चाहिए? क्या data.txt से डेटा रीड करके हमें कंसोल लॉग होना चाहिए? इसको रन करके हम देख लेते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे करते हैं node path /folder /app.js। राइट, तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज़ तो हमारे पास रिक्वायर हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो रीड फाइल, और रीड फाइल के अंदर मैंने सिंपल सा एक कंसोल लॉग लगा रखा है, readfile.js हैज़ बीन लोडेड। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि रीड फाइल सिंक जो फंक्शन है जो कि फाइल को रीड करता है, जो कि data.txt को रीड कर रहा है, वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने रिक्वायर किया तो सेम डायरेक्टरी का जो फाइल है, फोल्डर के अंदर ही जो फाइल है वो रिक्वायर हो जाता है, लेकिन रीड फाइल सिंक जो फंक्शन है वो data.txt की डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो अब मैं आपको एक एक चीज़ करके बताने वाला हूँ कि होता क्या है। जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम को रन किया तो क्या हुआ। राइट, मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर रखा है कि जब हमारा जो सेल है, मान लेते हैं ये हमारा सेल है, ये हमारा बैश प्रोसेस है, जैसे ही बैश प्रोसेस के अंदर से कोई नया प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं, राइट, तो जो हमारा प्रोसेस है वो क्या करता है कि वो इस प्रोसेस के कॉम्बिनेशंस में ही एक फोक करता है। राइट, तो वो बिल्कुल इस तरीके से एक प्रोसेस बनाएगा। तो ये एक बैश प्रोसेस है मान लेते हैं। राइट, जैसे ही मैंने नया प्रोसेस बनाया तो यहाँ पे एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ, नोड। राइट, यहाँ तक तो मैंने बताया था कि जब हम कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं अपने बैश से, अपने टर्मिनल से, तो वो बिल्कुल एक सेम प्रोसेस को फोक करता है, एक सेम प्रोसेस को स्पॉन करता है और उसके अंदर हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो रन होने लगते हैं। राइट, लेकिन जब यहाँ पे बैश एक नया प्रोसेस स्पॉन कर रहा होता है तो बैश के अंदर के जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, जो पाथ हैं, राइट, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। राइट, बल्कि अपने वो इन्वायरमेंट वेरिएबल को भी शेयर करता है चाइल्ड प्रोसेस के ऊपर। राइट, इसीलिए यहाँ पे हमें फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं यूनिक्स के, जब हम पाथ सिस्टम को समझ लेते हैं कि रिलेटिव पाथ क्या होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ क्या होते हैं, तो आपको आइडिया लगता है कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे ये क्यों फेल हो रही है। राइट, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं चीज़ों को समझना, और मैं आपको शुरुआत करता हूँ यूनिक्स के फोल्डर स्ट्रक्चर से। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिक्स में कुछ इस तरीके के फोल्डर्स मिलते हैं। जब आप अपने यूनिक्स को रन करोगे, जब आप कोई भी लिनक्स यूनिक्स बेस्ड सिस्टम रन करोगे, तो इस तरीके के कुछ फोल्डर्स आपको सिमिलरली देखने को मिलेंगे। ये जो फोल्डर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फोल्डर्स हैं जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ। राइट, तो जो भी यूनिक्स में फोल्डर स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो स्लैश से होता है, और इस स्लैश को हम कहते हैं रूट। तो आप अपने मैक ओएस में, यूनिक्स बेस्ड कोई भी सिस्टम में अगर आप देखते हो, अगर आप उसके रूट पे जाके देखना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि ये जो फोल्डर्स हैं ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को अपने ओपन करूँ और एक आपको शो करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले तो जाता हूँ अपने होम पे। राइट, अब मैं यहाँ से करता हूँ बैक, तो मैं आ चुका हूँ यूज़र और यहाँ पे आ चुका हूँ मैं रूट पे। राइट, अब जैसे ही मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ फोल्डर्स जो मैकओएस के जो पर्सनल फोल्डर है वो देखने को मिलते हैं, और कुछ जो फोल्डर्स है जैसे बिन, ईटीसी, होम, लिव, वेर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राइट, तो ये हमें इसलिए देखने को मिल रहे हैं कि जो मैक ओएस है वो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है जैसा कि हम जानते हैं। राइट, अब इसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट फोल्डर्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फोल्डर है वो है बिन। राइट,
बिन जो होता है वो बाइनरी को स्टोर करता है। तो जो भी आप कमांड यूज़ करते हो, कैट, echo, ls, जो सिस्टम के कमांड होते हैं, जो यूनिक्स के कमांड होते हैं, उस तरीके के जो कमांड्स हैं वो बिन में स्टोर होते हैं, राइट। ये आप कह सकते हो कि सिस्टम लेयर पे जो सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं, जो ओएस लेयर पे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, जो कि यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है, जो यूनिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो इस बिन फोल्डर में रखे होते हैं, राइट। ठीक है, तो डेव में हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड जो कुछ प्रोग्राम है वो होते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा ETC में बहुत सारे जो नेटवर्क के फाइल्स होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं, वो स्टोर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा होम, और होम जो होता है वो यहाँ पे यूज़र के रिलेटेड फाइल फोल्डर को कंटेन करता है, राइट। तो जो भी यूज़र सिस्टम में लॉगिन करता है वहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर वो फोल्डर फाइल्स कंटेन करके रखता है, राइट। लिब के अंदर जो लाइब्रेरीज फाइल होती हैं, जो चीज़ें लाइब्रेरी से रिलेटेड होती हैं, वो स्टोर रहती हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है वेर के अंदर होता है हमारे लॉग्स फाइल। टेम्प में हमारा टेम्प्रेरी फाइल्स होते हैं, जो टेम्प्रेरी फाइल जनरेट होते हैं सिस्टम के द्वारा, वो टेम्प में स्टोर होते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है USR डायरेक्टरी में क्या होता है, यूजर्स रिलेटेड फाइल होते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिन एक फाइल है जिसका मतलब है बाइनरी, और बाइनरी के अंदर जो भी यूज़र रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होते हैं, वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पे लाइब्रेरीज़, जो यूज़र से रिलेटेड लाइब्रेरीज़ हैं, जो कोई भी यूज़र अगर कोई लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहा है, राइट, तो ये दरअसल इंटरनल्स फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। जो भी सिस्टम में यूज़र लॉगिन करता है उसके रिलेटेड जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करता है, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, राइट। तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा वेरीफाई भी करना चाहो तो मैक ओएस में कुछ चीज़ों को वेरीफाई तो आप कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिन में जाता हूँ तो मैं जाता हूँ CD बिन, और यहाँ पे मैं ls करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिस्टम कमांड्स हैं, राइट, CP, echo, bash, cat, ये जो सारे कमांड है यूनिक्स के कमांड है, और ये कमांड यहाँ पे हमारे बिन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्लोबली प्रेजेंट होने वाले कमांड है, राइट। ये जो कमांड है वो हर यूज़र को प्रेजेंट होते हैं, ये ग्लोबल कमांड्स हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे हम बिन डायरेक्टरी में इसको देखने को मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं USR करके दिखाऊँ तो USR अगर मैं जाऊँ और इसके अंदर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे हो सकता है और भी कुछ फोल्डर्स हों बेस्ड अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिन है, लोकल है, लिब है, SBIN है, ये सारे कुछ फोल्डर्स हैं जो कॉमन फोल्डर हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ बिन और यहाँ पे एंटर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो मैक ओएस प्री इंस्टॉल करके देता है, और कुछ एप्लीकेशंस जो मेरे द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कैलेंडर है, तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो मैक ओएस में प्री इंस्टॉल करके आता है। वो यूनिक्स का पार्ट नहीं है, वो एक मैक ओएस का पार्ट है, वो एक यूज़र का पार्ट होने वाला है, राइट। तो मोस्ट केसेस में हम इन्हीं फाइल फोल्डर को यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे हम होम हो, बिन हो, USR हो, इस जो फोल्डर स्ट्रक्चर हैं, जो फाइल फोल्डर हैं, हम इन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे होम के अंदर यूज़र्स है, लेकिन अगर आप मैक यूज़र में देखना चाहो तो मैक ओएस में यहाँ पे वो डायरेक्टली एक यूज़र का ही हमें फोल्डर देखने को मिलता है, राइट। तो बेस्ड अपॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत कस्टमाइजेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यूनिक्स के लेयर में मैं बात करूँ, जो ट्रू यूनिक्स फोल्डर स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके के फाउंडेशन पे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे जो रूट डायरेक्टरी है, जो डायरेक्टरी की स्टार्टिंग पॉइंट मानी जाती है, वो स्लैश से मानी जाती है, और उसके बाद आप जहाँ भी जाना चाहते हो इस स्लैश के थ्रू जा सकते हो, राइट। इसका मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मुझे रूट के अंदर इस बिन फोल्डर में जाना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, CD स्लैश का मतलब क्या होता है, स्लैश का मतलब होता है रूट, राइट। तो यहाँ पे स्लैश लिखा मैंने, उसके बाद मैं लिखा USR/bin। जैसे ही मैं एंटर किया था यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बिन डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, राइट। तो अगर मुझे इस बिन डायरेक्टरी से इस डेव डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो मैं सिंपली इसको रूट डायरेक्टरी से ट्रैवर्स करता हुआ जा सकता हूँ, राइट। अभी मैं यहाँ पे देख सकते हो कि बिन डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं स्लैश और मैं सिंपल लिखूँ डेव तो एंटर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं डेव डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, राइट। तो ये इस तरीके से हम बेसिकली ट्रैवर्स करते हैं और एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं, एक फाइल से दूसरे फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो यूनिक्स के फोल्डर स्ट्रक्चर हैं। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ इस पाथ के बारे में, राइट। अगर हम देखें तो पाथ दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है रिलेटिव पाथ, दूसरा होता है एब्सोल्यूट पाथ।
अब ये रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो देखो, जो भी पाथ डॉट से कनेक्टेड होगा, राइट, तो यूनिक्स में यहाँ पे डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी स्लैश xyz.file, राइट। मान लेते हैं ये एक फाइल है, ये जो फाइल है जो डॉट से कनेक्टेड है इसे हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का क्या मतलब होता है, किसी फाइल या फोल्डर के कॉन्टेक्स्ट में हम इस फाइल फोल्डर की लोकेशन को सेट करना। तो रिलेटिव पाथ का मतलब होता है किसी फाइल फोल्डर के कॉन्टेक्स्ट में इस लोकेशन को, इस फाइल फोल्डर के लोकेशन को सेट करना, राइट। तो यहाँ पे आप डॉट स्लैश xyz या कोई भी अपना फाइल का नाम लिखते हो तो ये एक रिलेटिव पाथ है, राइट। यहाँ पे आप लिखते हो डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश xyz.com, तो ये भी एक रिलेटिव पाथ है, राइट। ये एक एब्सोल्यूट पाथ नहीं है, एक रिलेटिव पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो हमेशा रूट से स्टार्ट होता है, राइट। जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका यूनिक्स है, उसके रूट डायरेक्टरी से हमेशा एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं स्लैश होम etc data.txt, ठीक है। ये जो पाथ है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। तो ये होता है रिलेटिव पाथ और ये होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ। तो जिस पाथ में हम रूट के थ्रू होता हुआ अगर हम ट्रैवर्स करके किसी भी फाइल फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, उस पाथ को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, राइट। वहीं पे जो रिलेटिव पाथ होता है वो हमेशा डॉट से स्टार्ट होगा, राइट। डॉट से स्टार्ट होने का मतलब है कि ये एक रिलेटिव पाथ है। अगर आप थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी फोकस करो, वैसे ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जहाँ पर मैंने पाथ को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे nodejs.org/api/path.html पे आप आते हो तो यहाँ पे आपको पाथ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि विंडोज़ में हम डबल बैकस्लैश को यूज़ करके अपना पाथ कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। अभी मैं आपको ये विंडोज़ के जो पाथ सिस्टम है और फाइल सिस्टम है वो दिखा के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिंपली चाहता हूँ जो हमारा यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है, जो पॉसिक्स सिस्टम है, उसके स्टैंडर्ड को दिखाना, राइट। तो यहाँ पे जो ये पाथ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पाथ है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, रूट डायरेक्टरी से, राइट। स्लैश का मतलब हमेशा होता है रूट डायरेक्टरी। जैसे ही पाथ के अंदर हम स्लैश यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि रूट डायरेक्टरी से आपका जो node.js है वो इस को ट्रैवर्स करना शुरू करेगा, राइट। तो वो कैसे खोजेगा, वो सबसे पहले तो यहाँ पे खोजेगा, रूट डायरेक्टरी पे आएगा, तो रूट डायरेक्टरी के बाद यहाँ पे आएगा टेम्प, राइट। और उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर जाके उस फाइल को खोजने की कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप जो एग्जांपल में पाथ देख रहे हो ये एक एब्सोल्यूट पाथ है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं और जो भी पाथ यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक एब्सोल्यूट पाथ है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमेशा रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यूनिक्स दो ही चीज़ों को समझता है, एक तो आप स्लैश से क्या स्टार्ट कर रहे हो, राइट, या फिर डॉट स्लैश से क्या स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप स्लैश से स्टार्ट करोगे तो ये हमेशा कहाँ से रीड करना शुरू करेगा, हमेशा ये रूट से रीड करना शुरू कर देगा, राइट। जैसे ही आप डॉट लगा देते हो, डॉट लगाने का मतलब होता है जहाँ पे भी आप हो, करंटली जहाँ पे भी आप हो वहाँ से इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश किया जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट स्लैश, राइट, डॉट xyz अगर हमने लिखा हुआ है तो आप जिस फोल्डर के अंदर हो वहाँ से हमें डॉट स्लैश करके ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। अब एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ cd डेस्कटॉप और उसके अंदर अगर मैं जाना चाहता हूँ किसी नोड नाम के फोल्डर के अंदर तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे अगर आप डॉट नहीं लिख रहे हो लेकिन cd लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या करेगा, वो करंट डायरेक्टरी से चीज़ों को स्टार्ट करना देखना शुरू करेगा, राइट। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं नोड के अंदर आ चुका हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे cd अगर मैं करता हूँ और मैं अपने यूज़र के अंदर आ चुका हूँ और अगर मैं यहाँ पे cd/desktop, ठीक है, स्लैश नोड को यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नो फाइल डायरेक्टरी, क्योंकि ये जो डेस्कटॉप है वो किसी यूज़र के फोल्डर के अंदर है, राइट। वो किसी यूज़र का पार्ट है न कि रूट का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रैवर्स नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको cd डॉट डॉट करके तो ये एक यूज़र के अंदर आदर्श एक जो मेरा यूज़र नेम है वो फोल्डर का नाम है और उसके अंदर ये डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, राइट। तो ये सारे जो फोल्डर स्ट्रक्चर हैं वो इस तरीके से ही काम कर रहे होते हैं।
अगर आप डॉट यूज़ करते हो, डॉट के मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ cd डॉट स्लैश और मैं लिखता हूँ अदर्स, उसके बाद मैं लिखता हूँ डेस्कटॉप, उसके बाद मैं लिखता हूँ नोड, राइट। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं नोड फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप ट्रैवर्स करते हैं। अगर आप पीछे भी जाना चाहते हो, राइट, तो यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश यूज़ करते हो, डॉट डॉट स्लैश यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप 2 स्टेप पीछे चले जाओगे, राइट। मैं यहाँ पे अगर पाथ डॉट ज्वाइन एज ए एग्जाम्पल यूज़ करने की कोशिश करूँ, राइट, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ पाथ डॉट ज्वाइन और मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ स्लैश होम, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट है वो देता हूँ, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ भी एक पाथ देना चाहते हैं, डॉट स्लैश डेटा स्लैश होम, राइट। अब जो ये पाथ डॉट ज्वाइन है वो क्या करता है, वो 2 फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर देता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे होम डेटा स्लैश होम करके एक पूरा का पूरा एक पाथ कंस्ट्रक्ट करके देता है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसने पाथ डॉट ज्वाइन ने कंस्ट्रक्ट किया है वो कंस्ट्रक्ट किया है स्लैश होम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये डॉट डॉट स्लैश के कारण एक स्टेप पीछे जाके पाथ को बनाना को स्टार्ट करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेम लाइन को लिखूँ डॉट 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 स्लैश, तो यहाँ पे वो किसी भी तरीके के पाथ को कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, वो बस 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी स्ट्रिंग हमने दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर दें, राइट। तो यूनिक्स को भी पता है कि जो फोल्डर और फाइल का जो ट्रैवर्सिंग का जो तरीका है वो किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे इसीलिए आप देख सकते हो कि जब मैंने डॉट डॉट स्लैश को यूज़ किया तो वो बिल्कुल एक करेक्ट पाथ को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो एक स्टेप पीछे जाके होम स्लैश होम को कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन मैं ट्रिपल डॉट लगाता हूँ, 4 डॉट लगाता हूँ, सिंपली कॉन्कैटिनेट करके देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे ये किसी भी तरीके वैलिड पाथ को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, और जो एब्सोल्यूट पाथ होगा वो हमेशा स्टार्ट होता है स्लैश से और रिलेटिव पाथ होता है हमेशा डॉट से, राइट। डॉट से स्टार्ट होगा। अब ये डॉट से स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि इसके पहले अगर आप पाथ देना चाहते हो, आप एक एब्सोल्यूट पाथ देना चाहते हो, तो पाथ डॉट ज्वाइन करके रिलेटिव पाथ प्लस एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ कर सकते हो, एक अपना पूरा पाथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट। तो अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में ये कोड हमारा क्यों ब्रेक कर गया, क्यों रन नहीं किया, राइट। यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो यूनिक्स की फ़िलॉसफी है, यूनिक्स का फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर का जो ट्रैवर्सिंग का तरीका है वो कैसे काम करता है, राइट। और आई होप ये आपने रिलेटिव पाथ एब्सोल्यूट पाथ को समझ लिया होगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे नोड फोल्डर से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो क्या सेट होता है, राइट। वो कौन सेट करता है, जैसे ही बैश हमारा प्रोसेस को रन करेगा, नया प्रोसेस स्पॉन करेगा, तो प्रोसेस स्पॉन करते वक्त वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी भेजता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इस फाइल को अनकमेंट करके, और यहाँ पे मैं लिखूँ नोड और मैं सेम पाथ को यूज़ करने वाला हूँ, पाथ फोल्डर app.js, राइट। जैसे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे अगर हम कंसोल लॉग को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो हमें क्या देखने को मिलता है। वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूज़र, जो मेरा यूज़र नेम है वो डेस्कटॉप और नोड, राइट। क्यों, क्योंकि मैं जो app.js को रन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ, वो मैं इस नोड फोल्डर से कर रहा हूँ, राइट। जब मैं नोड फोल्डर से एक नया प्रोसेस को स्पॉन कर रहा हूँ नोड, तो जो हमारा बैश है, राइट, जिसका जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है वो है नोड, राइट। वो नोड कहाँ पे है, वो डेस्कटॉप के अंदर है, राइट। और इस नोड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे फाइल फोल्डर अंदर लिखे हुए हैं। तो जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी सेंड कर रहा है, जो हमारा बैश टर्मिनल है वो सेंड क्या कर रहा है, वो ये सेंड कर रहा है, वो सेंड कर रहा है अपना करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अब जो ये रीड फाइल सिंक मेथड है वो प्रोसेस के करंट वर्किंग डायरेक्टरीज के अंदर से ये फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको रन करना, तो यहाँ पे हमें data.txt के ऊपर एरर देखने को मिलता है।
तो अगर मैं सिंपली इसकी बजाय पाथ डॉट ज्वाइन कर देता हूँ, राइट, डैश डैश dir नेम कर देता हूँ और डेटा डॉट टी को यूज़ करता हूँ, तो हमें क्या देखने को मिलता है, राइट। और मैं इस dir की लाइन को भी अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि ये क्या हमें ये जो एप्लीकेशन है वो रन होता हुआ दिखाई देगा, राइट। अब मैं इस नोड एप्लीकेशन को रन करने वाला हूँ। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी हमारे पास एक एरर देखने को मिल रहा है, लेकिन वो एरर ये नहीं है, वो बस एरर है कि मैंने पाथ को इंपोर्ट नहीं किया, राइट। तो मैं यहाँ पे पाथ को इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट। तो ये मैंने पाथ को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ अभी मैं अपने एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल दिस इज़ फाइल करके हमें कंसोल के अंदर लॉग होता हुआ दिख रहा है। अभी ये क्यों रन हुआ, इसको समझने के लिए आप इसको कंसोल के ऊपर ये लाइन को देखना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डैश डैश dir नाम का जो एक वेरिएबल है जो Node.js प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है इस डायरेक्टरी का नाम, इस फाइल का नाम, करंट फाइल जो app.js है, जो प्रोसेस का फाइल है, उसका जो पाथ है वो प्रोवाइड करता है, राइट। तो app.js का जो डायरेक्टरी लोकेशन है वो क्या है, वो डेस्कटॉप नोड पाथ फोल्डर, उसके अंदर हमारा app.js है, राइट। लेकिन जो CWD है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, वो कौन सा है, वो हमारा है नोड, राइट। अब ये जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो कहाँ से मिला, वो मिला हमारा बैश से। क्यों, क्योंकि बैश ने ही इस प्रोसेस को स्पॉन किया हुआ है, राइट। जैसे ही बैश अपने प्रोसेस को स्पॉन करता है तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी भेजता है, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, राइट, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। और इसके कारण ही जो हमारा रीड फाइल सिंक है वो ब्रेक कर रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उस लोकेशन पे data.txt है ही नहीं। data.txt कहाँ पे है, पाथ फोल्डर के अंदर है। इसलिए जो रीड फाइल सिंक है वो ब्रेक कर रहा है, क्योंकि रीड फाइल सिंक प्रोसेस डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी को यूज़ करके इस data.txt को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको हटा दूँ, data.txt लिखूँ, ठीक है, /, राइट, तो ये ब्रेक करेगा। तो नोड अगर मैं सिंपली इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रेक कर चुका है, राइट। लेकिन अगर मैं अब इस पाथ के अंदर फोल्डर के अंदर जाता हूँ, राइट, और उसके बाद मैं नोड app.js को रन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है और जो हमारा dir का जो लोकेशन है वो हमें सेम देखने को मिल रहा है। इसलिए जो रीड फाइल सिंक है वो अभी वर्क कर चुका है, क्योंकि जो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो हो चुका है ये, जहाँ पे हमारा data.txt भी प्रेजेंट है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायर मेथड है वो यूज़ करता है करंट डायरेक्टरी को, राइट। वो इसी डायरेक्टरी को एज अ रूट मानेगा, तो वो dir नेम को यूज़ करता है और dir नेम यूज़ करके वो इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है। और dir नेम का जो लोकेशन है वो ऑलरेडी वो करंट लोकेशन को पॉइंट करता है, यानी जहाँ पे ये ऐप है उसको पॉइंट करता है। और जब ये उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो उस लोकेशन से ये रीड फाइल .js को एक्सेस कर पा रहा है, राइट। ये जो रिक्वायर है वो प्रोसेस के करंट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर वर्क नहीं करता, इसलिए ये लाइन हमेशा चलता हुआ दिख रहा है, चाहे मैं यहाँ इस फोल्डर से इस एप्लीकेशन को रन करूँ या फिर मैं या फिर मैं नोड से इस एप्लीकेशन को रन करूँ, तो ये हमेशा चलता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आई होंगी कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, रीड फाइल सिंक कैसे काम करता है, प्रोसेस CWD क्या है। जब हम प्रोसेस को स्पॉन करते हैं तो जो हमारा करंट CWD है वो क्या सेट होता है, वो कौन सेट करता है, राइट। और एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, एक आइडिया लगा हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी पाथ के ऊपर, यूनिक्स के पाथ सिस्टम के ऊपर। क्योंकि इस चैनल पे मेरा पर्पस ये है कि न मैं आपको केवल कोड लिखना सिखा सकूं, जहाँ पे आप एक बेसिक नोड के एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, एक बेसिक चीज़ें कैसे आप कनेक्शंस कैसे बनाते हैं, एक फंक्शंस कैसे लिखते हैं वो सिखा सकूं, बल्कि आपको जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल में रियल यूज़ केस में आता है, जो आपको जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो तो आपको ये डेप्थ कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, राइट।
क्योंकि जब आपको बेसिकली ये डेप्थ कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है, रीड फाइल सिंक कैसे काम करता है, और ये सारी चीज़ें एक्चुअल में बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रही होती हैं, CWD का मतलब क्या होता है, राइट। तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और आप जब कोड लिखते हो तो बहुत सारे बग्स आते हैं, राइट। जब ये अंडरस्टैंडिंग होती है पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, और कौन से पाथ में किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं डेटा को, वेरिएबल को, प्रोसेस कहाँ से रन हो रहा है, उससे हमारा पाथ पे, रिक्वायर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। तो इसलिए आप Node.js के इस कोर्स को फॉलो अगर कर रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।